Good evening, everyone. Hope you all are doing good. So we were discussing about foundation engineering. मैराथन चल रही है हमारे सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन के ऊपर. ऑलमोस्ट वी आर अबाउट टू कंप्लीट दिस टॉपिक. बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट कर लिया. मेरे ख्याल से 35 आवर्स में आपको पूरा करा दिया ये. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. Unacademy is giving 7-day free trial for GATE and ESE Plus subscription. तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ये पता करना चाहते हैं कि प्लस में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, क्या ये बेनिफिशियल है भी या नहीं हमारे लिए, हेल्पफुल है या नहीं हमारे लिए. सो 7 days का फ्री ट्रायल रखा गया है, पर ये तभी मिलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे अपनी 13 से लेके 16 के बीच में. तो 2 दिन बचे हुए हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एंड एंजॉय ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन फॉर नेक्स्ट 7 days. Then your next combat is on 22nd of May. It is a scholarship test series. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. Then Unacademy का नया प्रोडक्ट लॉन्च किया Unacademy PYQs, in which you can practice last 10 year subject wise test, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो last 10 years के subject wise questions को. Then your special classes are fully interactive now. They are you can participate in the polls for better understanding of the topic. You can directly talk with the educator to get your doubts cleared. All the notification reaches to you so that you never miss a class. आप अपने lecture notes को download कर सकते हो. You can attend these classes anywhere at any given point of time. आप इन क्लासेस को कहीं भी किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे अटेंड कर सकते हैं. क्लियर है चीज़? चलो ये बात भी समझ में आती है. नेक्स्ट, जो भी आपके गेट और ईएससी के रैंकर्स हैं वो भी शोकेस कर दिए गए हैं. ऑल आर बीइंग शोकेस्ड. नेक्स्ट, ये तो ईएससी के टॉपर्स हैं. देन for gate 23, gate 24, ESC 23, ESC 24, new batch is being launched. नया बैच लॉन्च हो रहा है 11 तारीख को. टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन बाय दुष्यंत सर. नेक्स्ट, प्राइस हाइक इज कमिंग सून. प्राइस हाइक कभी भी आ सकती है, तो जिन लोगों को भी सब्सक्रिप्शन लेना है दे कैन अवेल इट नाउ. Then on your light new topics are being added. Subject wise टेस्ट भी ऐड कर दिए गए हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी ऐड कर दिए गए हैं. इसमें आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के डिटेल एनालिसिस कर सकते हो और अपनी परफॉर्मेंस को भी गेज कर सकते हो. ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट्स थे. अब हम जाते हैं मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन पे. जितना मुझे ध्यान आ रहा है मैंने शैलो फाउंडेशन कंप्लीट करा दी थी. डी फाउंडेशन के हम बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के मेथड देख रहे थे, और डी फाउंडेशन में भी कहाँ तक कर लिया था. डी फाउंडेशन की भी अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट डी फाउंडेशन, इसमें भी मैंने 2 मेथड आपको बता दिए थे. 2 of the methods available to find the bearing capacity of D foundation were being covered. स्टैटिक मेथड बता दिया था आपको मैंने. स्टैटिक मेथड वाज बीइंग डिस्कस्ड, तो स्टैटिक मेथड हो गया था. और मैंने डायनेमिक मेथड भी आपको बता दिया था. स्टैटिक डायनेमिक मेथड कंप्लीट हो गए थे. सो स्टैटिक एंड डायनेमिक मेथड वर बीइंग कंप्लीटेड. तो ये स्टैटिक मेथड था. हिलेस फार्मूला कराया था लास्ट मैंने आपको. डायनेमिक मेथड भी करा दिया था. तो 4 तरीके थे हमारे पास बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के. There were 4 methods to find the bearing capacity of the D foundation. पहला तरीका था स्टैटिक एनालिटिकल मेथड, दूसरा था हमारे पास डायनेमिक मेथड. इसमें भी 2 तरीके थे, इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला, हिलेस फार्मूला. अब बचे हुए 2 तरीके करेंगे. हमारे पास पाइल लोड टेस्ट है, वी हैव द पाइल लोड टेस्ट, और फिर चौथा तरीका है कोरिलेशन ऑफ द बेयरिंग कैपेसिटी विद पेनिट्रेशन टेस्ट डेटा. अब आते हैं पाइल लोड टेस्ट के ऊपर. ये जो पाइल लोड टेस्ट है ये इक्वलेंट है प्लेट लोड टेस्ट के जो हमने शैलो फाउंडेशन में किया था. जो पाइल लोड टेस्ट है ये इक्वलेंट है प्लेट लोड टेस्ट के जो हमने शैलो फाउंडेशन में कर रखा है. ये जो पाइल लोड टेस्ट है ये आप परफॉर्म कर सकते हो या तो वर्किंग पाइल के ऊपर या आप टेस्ट पाइल के ऊपर भी कर सकते हो. टेस्ट पाइल वो पाइल है जिसका लोड कैरिंग के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपने टेस्ट परफॉर्म करने के लिए यूज कर रखी है. पर ध्यान रखना ये पाइल लोड टेस्ट डिस्ट्रक्टिव टेस्ट है. आप तब तक लोड लगाओगे पाइल के ऊपर जब तक वो फेल नहीं कर जाती. तो अगर आपने वर्किंग पाइल के ऊपर ये टेस्ट परफॉर्म किया उसको दोबारा यूज नहीं कर पाओगे. तो ध्यान रखना है इस चीज का. जो लोड अप्लाई किया जाता है 2 तरीके लोड अप्लाई करने के, जैसे पीछे बताए थे. ग्रेविटी लोडिंग भी है और विद द हेल्प ऑफ द रिएक्शन ट्रस भी है. जैसे मर्जी लोड अप्लाई करो. यहाँ पर जो हम लोड अप्लाई करते हैं इट इज इन द इक्वल इंक्रीमेंट ऑफ 1/5 ऑफ द एस्टिमेटेड अलाउबल लोड. लेट अस सपोज अलाउबल लोड है 100 यूनिट, तो मैं पहली बार कितना लोड लगाऊंगा 1/5 ऑफ 100 यूनिट, 20 यूनिट्स का लोड लगा दूंगा. लोड लगाने के बाद सेटलमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ 3 गेजेस. 120 डिग्री के एंगल पर रखे जाते हैं. पीछे भी मैंने डायग्राम में दिखा रखा था. ये बात भी समझ में आती है.
अब जब आपने ये लोड लगाया और सेटलमेंट रिकॉर्ड कर रहे हो, कितने टाइम तक रिकॉर्ड करोगे? जब सेटलमेंट होती जा रही है उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में हम तब तक सेटलमेंट रिकॉर्ड करेंगे जब तक रेट ऑफ सेटलमेंट रिड्यूस नहीं हो जाए 0.02 mm/आवर या 24 घंटे, दोनों में से जो पहले आ जाए। लेट सपोज 24 घंटे से पहले ये सिचुएशन आ जाती है, मैं इस लोड इंक्रीमेंट को यहीं पे खत्म कर दूंगा, अगला लोड इंक्रीमेंट लगा दूंगा। पर लेट सपोज 24 घंटे में भी 0.02 mm/आवर की रेट ऑफ सेटलमेंट रिड्यूस नहीं हुई, तो मैं लोड इंक्रीमेंट अप्लाई कर दूंगा, मतलब लोड को 20 यूनिट से और बढ़ा दूंगा। अब ये कब तक चलते जाओगे? 20-20 यूनिट का लोड कब तक बढ़ाओगे? तब तक हम बढ़ाते जाएंगे जब तक लोड 2.5 टाइम्स ऑफ एस्टिमेटेड अलाउबल लोड नहीं हो जाए। तो मैंने 100 यूनिट लिया था एस्टिमेटेड अलाउबल लोड, यानी 250 यूनिट्स नहीं हो जाए, तो रोज 20-20 यूनिट्स बढ़ाएंगे जब तक इसकी वैल्यू 250 यूनिट्स नहीं हो जाए, या आपकी टोटल सेटलमेंट 1/10 ऑफ द पाइल डायमीटर के बराबर नहीं हो जाए। दोनों में से जो चीज पहले निकल के आ जाए तब आपका ये टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब टाइम टेकिंग टेस्ट है, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता लग सकता है इस टेस्ट के अंदर, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अब जो भी रिजल्ट निकल के आया, तो एक पर्टिकुलर लोड के करस्पॉन्डिंग जो सेटलमेंट आई वो हमने कर्व के फॉर्म में प्लॉट कर दी, तो दिखा रखा है। कर्व प्लॉट कर सकते हो अरिथमेटिक स्केल के ऊपर भी, कर्व को प्लॉट कर सकते हो लॉग स्केल के ऊपर भी, वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अरिथमेटिक स्केल पे अगर आपको वो लोड मिल जाए जिसमें सेटलमेंट की रेट बहुत ज़्यादा आ रही है, अगर अरिथमेटिक स्केल पे आपको वो लोड मिल जाए जिसमें रेट ऑफ सेटलमेंट बहुत ज़्यादा आ रही है, यही हमारा क्या होता है, कोलैप्स लोड होता है, अल्टीमेट लोड होता है। पर अगर ये चीज़ आप नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो अरिथमेटिक स्केल पे, यानी किंक नहीं मिल रहा है आपको, सडन चेंज नहीं मिल रहा है, तो उसको हम लॉग स्केल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर है? अब लोड सेटलमेंट कर्व की मदद से आप नहीं निकाल पा रहे हो अलाउबल लोड क्या है, उस कंडीशन में अलाउबल लोड निकालने के 3 क्राइटेरिया हमारे पास। पहला, you will consider the allowable load to be 1/2 to 1/3 of the final load which causes the settlement of 10% of pile diameter. आप क्या ले लोगे? अल्टीमेट लोड 1/2 to 1/3 of the final load which causes the settlement equals to 10% of the pile diameter, या 2/3 of the final load which causes the total settlement of 12 mm, या 2/3 of the final load which causes the net settlement of 6 mm। अब आप बोलोगे नेट सेटलमेंट क्या है और टोटल सेटलमेंट क्या है? जब लोड को अप्लाई किया जाता है सेटलमेंट बढ़ती जा रही है, जब टोटल सेटलमेंट 12 mm आ गई, उस लोड का 2/3 ले लिया। अब जब टेस्ट खत्म हुआ, आपने लोड को हटाया, लोड को हटाओगे क्या होगा, सेटलमेंट रीगेन होगी। जो रेसिडुअल सेटलमेंट है वो 6 mm की होनी चाहिए, जो रेसिडुअल सेटलमेंट है वो 6 mm की निकल के आनी चाहिए। तो 2/3 ऑफ द फाइनल लोड जिसपे नेट सेटलमेंट कितनी आ जाए, 6 mm की आ जाए, इसको भी हम क्या मान सकते हैं, अलाउबल लोड मान सकते हैं। Now this method is more accurate and recommended by IS code। ये मेथड ज़्यादा एक्यूरेट है और उसको रेकमेंड करती है हमारी IS कोड इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस मेथड। क्लियर है चीज़? आप इस मेथड को यूज कर सकते हो अलाउबल लोड निकालने के लिए फ्रॉम शेयर फेलियर क्राइटेरिया ऑल्सो, फ्रॉम सेटलमेंट क्राइटेरिया ऑल्सो, दोनों क्राइटेरिया अप्लाई हो जाते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट, अगर आपको इस मेथड को यूज करके अगर आपको इस मेथड को यूज करके एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस में निकालनी है या स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस में निकालना है, तो आपको साइक्लिक प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करना पड़ेगा। So in order to find both, either you have to apply cyclic plate load test, या अगर आप ये वाला प्लेट लोड टेस्ट परफॉर्म करोगे आपको क्या मिलेगी, टोटल रेजिस्टेंस मिलेगी, यू विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? चले आगे? चले, चलते आगे। So we'll continue. So next is the correlation with the SPT number and CPT resistance value। तो चौथा तरीका लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालने का वो ये है कि हम लोड कैरिंग कैपेसिटी को रिलेट कर सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट के रिजल्ट के साथ। और पेनिट्रेशन टेस्ट हमारे दो थे, एक स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट था, दूसरा कोन पेनिट्रेशन टेस्ट था। पहले बात करते हैं हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट की। पहला केस उठाया अकॉर्डिंग टू द मैरॉफ फॉर ड्रिवन पाइल्स। तो मैं बताई थी शुरू में दो तरह की पाइल, एक ड्रिवन पाइल होती है, एक बोर्ड पाइल होती है। ड्रिवन पाइल में भी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट पाइल, ये भी डिस्कस कर रखा है। तो अगर हमारी डिस्प्लेसमेंट पाइल हो तो हम बोलेंगे अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल विल बी इक्वल टू लोड कैरिड बाय द एंड बेयरिंग एक्शन, लोड कैरिड बाय द स्किन फ्रिक्शन एक्शन। इसको ब्रेक कर सकते हैं, यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस, एरिया एट द बेस, यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, सरफेस एरिया।
यूनिट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? अगर मुझे यूनिट एंड बेरिंग रेजिस्टेंस निकालना है, ये 400 है, सो दिस इज 400. So unit end bearing resistance क्या होगी? So unit end bearing resistance will be equal to 400 N into area at the base. तो QEB की वैल्यू लिखी हुई है, ये 400 है, 900 नहीं है. It is 400 not 900. So 400. इसको मैं काट के लिख देता हूँ, नहीं तो फिर वो अजीब सा लग रहा है वहाँ पे. So it is 400. So 400 N area of the base plus twice of average standard penetration resistance value throughout the length of the pile. Skin friction resistance सही है, तो N की वैल्यू पूरी लेंथ के लॉन्ग निकालते हैं और उसकी एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं इनटू सरफेस एरिया. तो हमने क्या किया, हमने पेनिट्रेशन टेस्ट परफॉर्म किया और उसको रिलेट कर दिया किसके साथ? लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल के साथ. पर अगर यही हमारी ड्रिवन पाइल नॉन डिस्प्लेसमेंट टाइप हुई, इस केस के अंदर जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो हाफ निकल के आता है डिस्प्लेसमेंट पाइल का. तो बाकी सब तो सेम है. 400 N area at the base, half of twice of average value of the SPT number value into surface area. तो ये हमारी क्या निकल के आ गई? ये हमारी अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी आ गई पाइल की. दिस इज द अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल. क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें बोर्ड पाइल्स की, इफ आई टॉक अबाउट द बोर्ड पाइल्स, now for the board piles load carrying capacity is 1/3 of the load carrying capacity of the displacement pile. बोर्ड पाइल के लिए जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है डिस्प्लेसमेंट पाइल का कितना मिलेगी? 1/3 मिलेगी. तो फॉर बोर्ड पाइल लोड कैरिंग कैपेसिटी इज 1/3. तो 400/3 आ जाएगा, यहाँ पे 2/3 आ जाएगा. बाकी सारी कहानी वही है. ये हमने लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल को रिलेट किया है किसके साथ? पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के डाटा के साथ. अगर मैं इसको कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के डाटा के साथ रिलेट करूं, इफ आई रिलेट विद दिस कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस डाटा, वो भी कर सकते हैं. कैसे? टोटल लोड टू बी कैरिड बाय द पाइल इज इक्वल टू एंड बेयरिंग प्लस स्किन फ्रिक्शन, दोनों आ गया. यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस एंड स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस. अब स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस की जो यूनिट वैल्यू है वो कैसे निकाली जाए? जो आपका कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस आया है बेस पे, तो QE क्या है मेरी? QE is what? QE is cone penetration resistance at the base. और QC/2 क्या है? What is QC/2? QC/2 is average cone penetration resistance at throughout the length of the pile. पूरी लेंथ के लॉन्ग. क्लियर है चीज? तो QE static cone penetration test resistance at the base और QC bar क्या है? Average static cone penetration resistance throughout the length of the pile. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर यही ड्रिवन पाइल हमारी नॉन डिस्प्लेसमेंट टाइप हो जाए तो हमारा जो स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? हाफ हो जाता है. तो हाफ कर दिया उसे, तो हाफ स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस निकाल ली. अगर यही हमारी बोर्ड पाइल हो जाए, इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइप की 1/3 होती है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइप की 1/3 लगा दी. तो इसका मतलब सारी कहानी सेम निकल के आ गई, द एंटायर स्टोरी सेम. तो बस पीछे हमने लोड कैरिंग कैपेसिटी को रिलेट किया था एन से. एन क्या था हमारा? एसपीटी नंबर बेस पे, और पूरी लेंथ के लॉन्ग जो निकाली थी वो एवरेज वैल्यू थी. इस बार हमने इसको रिलेट किया है किसके साथ? स्टैटिक कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के साथ, जिसको मैंने क्या नाम दिया हुआ है? जिसको मैंने नाम दिया हुआ है Q. अगर आप बेस पे निकालोगे तो QE बोल दिया, एंड बोल देते हैं, QE मींस एंड रेजिस्टेंस, और QC बार बोल दिया, इसका मतलब पूरी लेंथ के लॉन्ग जो एवरेज वैल्यू है. दिस इज द एवरेज वैल्यू थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल. तो इसका मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस और कोन पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के बिहाफ पे भी निकाली जा सकती है. क्लियर है चीज? तो ये बात भी समझ में आती है. तो ये कैसे रिलेशनशिप है? एम्पेरिकल रिलेशनशिप है, जिसको डेवलप किया गया किसके बिहाफ पे? ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे. इनमें कोई लॉजिक नहीं है, दे आर डेवलप्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस. चलो अच्छा सवाल आ गए, देखते हैं. In standard penetration test, the split spoon sampler is penetrated into the sample stratum by giving the blows from the drop weight whose weight in free fall in centimeter. ये तो बता रखा है आपको. ये तो standard penetration test की जानकारी पूछ रहा है. He is asking about the standard penetration test. नीचे बता दिया था standard penetration test का डेटा. अब क्योंकि standard penetration test से रिलेट किया हुआ है तो सवाल भी उससे रिलेट करके दे दिया आपको. The problem is related with that only. तो SPT टेस्ट डिस्कस किया हुआ है हमने. We have discussed about SPT टेस्ट. तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट में बताओ, एक तो वेट कितना होता है स्प्लिट स्पून सैम्पलर का, और फ्री फॉल हाइट कितनी होती है? व्हाट द फ्री फॉल हाइट? फटाफट कमेंट करो.
ये तो करा रखी है, स्टैंडर्ड चीज है, इट इज अ स्टैंडर्ड थिंग बीइंग डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, तो आसानी से बता सकते हो। शैलो फाउंडेशन का ही पार्ट है ये तो, इट्स द पार्ट ऑफ शैलो फाउंडेशन ओनली। इसमें तो मेरे ख्याल से इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, दिस मच ऑफ द टाइम इज नॉट रिक्वायर्ड इन दिस केस। एग्जैक्ट वेट बता रखा है आपको, एग्जैक्ट वेट वी हैव डिस्कस्ड। तो बेटा 63.5 kg और फ्री फॉल हाइट है 75 सेंटीमीटर की, तो आंसर है सी। नेक्स्ट in standard penetration resistance N of granular soil is found to be 20, the soil is classified approximately in terms of phi। अच्छा ये चीज पीछे बता रखी है आपको मैंने। हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस को रिलेट कर सकते हैं किसके साथ, टेबल बताई थी पीछे मैंने आपको, टेबल वाज बीइंग गिवन टू यू। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम रिलेट कर सकते हैं डेंसिटी इंडेक्स के साथ और किसके साथ, फाई के साथ। तो एसपीटी नंबर मिला आपको 20, तो अगर एसपीटी नंबर आपको 20 मिला इसका मतलब कैसी सॉइल है, ये हमारी मीडियम डेंस सॉइल है, ये हमारी सॉइल कैसी है, मीडियम डेंस सॉइल है। और मीडियम डेंस सॉइल है, इसको मैंने फिर किसके साथ रिलेट किया हुआ था, एंगल ऑफ शेयरिंग रेजिस्टेंस के साथ भी रिलेट किया होता है, एक कर्व बना के दिखाई थी मैंने आपको इस तरीके से, दिस कर्व वाज बीइंग शोन टू यू, यहाँ पर क्लासिफिकेशन लिखी हुई थी, यहाँ पर फाई था, यहाँ पे स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन वैल्यू थी। तो हमारी ये सॉइल कैसी है, हमारी ये सॉइल है मीडियम डेंस सॉइल, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज मीडियम डेंस सॉइल। तो अगर मीडियम डेंस सॉइल है, हमारा एसपीटी नंबर 10 से लेकर 30 के बीच में वेरी करता है। फाई की वैल्यू निकालोगे, वेरी कर जाते हैं 30 से लेकर 50 डिग्री के बीच में, the phi varies in the range of 30 to 50 डिग्री, so आंसर comes out to be। तो ये तो पीछे कर्व बना के दिखाया था, दिखा देता हूँ वापस कर्व शो करके, तो पीछे डिस्कस किया हुआ है, एक बार कर्व दिखा देता हूँ मैं आपको। ये शैलो फाउंडेशन का पार्ट है, अब क्योंकि एसपीटी नंबर की बात हो रही है इसलिए सवाल यहाँ पर भी डाला हुआ है। कहाँ डिस्कस किया था, कहाँ डिस्कस किया था, ये रहा कर्व मिल गया, ये देखो ये कर्व आपको पीछे बता रखी है। तो एसपीटी वैल्यू 10 से लेके 30 के बीच में है, तो मीडियम सॉइल है, और फाई की वैल्यू ये निकल के आती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई, तो ये फाई की वैल्यू निकल के आ जाती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ फाई। क्लियर है, चलो ये बात भी समझ में आती है, आगे बढ़ते हैं। विल कंटिन्यू, ये वाला सवाल भी हुआ। सो नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या है, इस बात को समझने की कोशिश करना, इस बात को समझने की कोशिश करने के लिए मैंने एक पेज ऐड किया, क्या होता है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अभी तक हमने बोला कि व्हेन द पाइल इज एम्बेडेड इनटू द सॉइल, जब आप पाइल को एम्बेड करते हो सॉइल के अंदर, लेट्स सपोज ये हमारी पाइल है, इसके ऊपर लोड लगा, इसको एम्बेड किया जा रहा है किसके अंदर, सॉइल के अंदर। तो हमारी सॉइल क्या करती है, इस पाइल को रेजिस्टेंस ऑफर करती है, रेजिस्टेंस कहाँ लग रही होती है, अपर डायरेक्शन में, रेजिस्टेंस इज बीइंग अप्लाइड इन द अपर डायरेक्शन, तो ये रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं अपर डायरेक्शन के अंदर, सो रेजिस्टेंस इज बीइंग अप्लाइड इन द अपर डायरेक्शन, ये हमने रेजिस्टेंस को अप्लाई किया, सो रेजिस्टेंस इज बीइंग अप्लाइड इन द अपर डायरेक्शन। ये हमारा क्या होता है, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, तो ये बोलते हैं लोड कैरिड बाय स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट के। अब कई बार क्या होता है, हमारी जो पाइल होती है, इन सम केसेस द पाइल इज एम्बेडेड इन लूज सॉइल या फिल्ड सॉइल में। अब जब हम पाइल को एम्बेड कर रहे होते हैं या किसी और रीजन की वजह से सॉइल में भी सेटलमेंट निकल के आता है, यू विल फाइंड दी सेटलमेंट इन दी सॉइल आल्सो। तो इस बार जो सॉइल सराउंडिंग दी पाइल है उसमें भी सेटलमेंट मिलता है, so soil which is surrounding the pile that also undergoes the settlement। अगर सॉइल की सेटलमेंट पाइल की सेटलमेंट से ज्यादा निकल के आ जाए, अगर सॉइल की सेटलमेंट पाइल की सेटलमेंट से ज्यादा निकल के आ जाए, तो सॉइल ज्यादा नहीं चाहिए, पाइल ऊपर चली गई, ये उसका मतलब हुआ कि पाइल ऊपर रह गई, सॉइल नीचे आ गई। इसका मतलब इस बार सॉइल का मूवमेंट पाइल के रिस्पेक्ट में कहां पर हुआ, पिछले केस में सॉइल का मूवमेंट पाइल के रिस्पेक्ट में हो रहा था ऊपर, यानी पाइल का हो रहा था नीचे, तो पाइल के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगा, अपर डायरेक्शन में। इस बार सॉइल का मूवमेंट पाइल के रिस्पेक्ट में हो रहा है नीचे, यानी पाइल का कहाँ हो रहा है, ऊपर। पाइल का अगर ऊपर हो रहा है तो इसका मतलब पाइल के ऊपर फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि इस बार फ्रिक्शन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगी, इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन।
अब नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन का क्या इम्पैक्ट है, व्हाट द इम्पैक्ट ऑफ नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, उसको भी समझ सकते हैं। सो दिस इज अवर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अब क्या इम्पैक्ट है, दो इम्पैक्ट है। एक, या तो ये क्या करेगी, आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी घटा देगी, या आपको सेटलमेंट ज्यादा दे देगी। अब कौन से केस में क्या इम्पैक्ट आता है ये भी समझ सकते हैं। लेट अस सपोज मेरी एंड बेयरिंग पाइल है। अब एंड बेयरिंग पाइल में नीचे हार्ड स्ट्रेटा होता है, सेटलमेंट हो ही नहीं सकती। अगर सेटलमेंट नहीं हो सकती तो ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, मेरी लोड कैरिंग कैपेसिटी को घटा रहा है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इज रिड्यूसिंग द लोड कैरिंग कैपेसिटी। पर लेट अस सपोज हमारी एंड बेयरिंग पाइल नहीं है, फ्रिक्शन पाइल ही है। उस केस के अंदर सेटलमेंट तो इशू बन जाएगा, अभी सेटलमेंट इशू नहीं है। तो उस केस के अंदर ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन सेटलमेंट को बढ़ा देगा, क्योंकि ये क्या करेगा, अप्लाइड लोड के साथ जुड़ेगा और आपकी सेटलमेंट ज्यादा निकाल के दे देगा। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन के साथ दो प्रॉब्लम आती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फाइल। एक, सेटलमेंट ज्यादा दे देगा रिक्वायर्ड से, दूसरा आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी घटा देगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। तो मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझा दिया, जरा पढ़ लेते हैं पूरी बात को। तो pile installed in freshly placed fill of soft compressive deposits are subjected to downward drag consequence to the consolidation of the soil after the pile is installed। कहने का मतलब है, अगर पाइल को इंस्टॉल किया आपने फ्रेशली प्लेस्ड फिल के अंदर, उसके बाद डाउनवर्ड ड्रैग लगता है, यानी नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन लगती है। क्यों? क्योंकि सॉइल क्या कर जाती है, कॉम्पैक्ट कर जाती है। ये जो डाउनवर्ड ड्रैग लगा हमारी पाइल के ऊपर, ये डाउनवर्ड ड्रैग जो लगा पाइल के ऊपर, जो डाउनवर्ड ड्रैग लगा हमारी पाइल के ऊपर, इसको हम बोलते हैं नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। अब ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन कहाँ डेवलप होता है, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन में ऑल्सो डेवलप इफ द फिल मटेरियल इज लूज। अगर हमारा फिल मटेरियल लूज हो, ये नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन तब भी डेवलप हो जाती है। या अगर वाटर टेबल लेवल लोअर हो जाए, ये तब भी डेवलप हो जाती है। या आपने सॉइल के ऊपर क्या रख दिया, सरचार्ज रख दिया, ये तब भी डेवलप हो जाती है। तो बहुत सारे रीजन है इसके डेवलप होने के लिए। इनफैक्ट एक वैल्यू तक दे रखी है, अगर सॉइल की मूवमेंट पाइल के रिस्पेक्ट में 10 mm भी हो जाए नीचे, यानी सॉइल भी नीचे आ रही है, सेटलमेंट हो रही है, पाइल भी नीचे आ रही है, क्योंकि आप उसको क्या कर रहे हो, एम्बेड कर रहे हो सॉइल में। तो अगर सॉइल की सेटलमेंट पाइल की सेटलमेंट से 10 mm भी ज्यादा निकल के आ जाए, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मटेरियलाइज हो जाती है। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मटेरियलाइज, तो बस 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर की बात है। तो 1 सेंटीमीटर भी सॉइल में अगर सेटलमेंट ज्यादा हुई, नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन विल मटेरियलाइज। फिर अगली जानकारी क्या दी, अगली जानकारी ये दी कि इन बेयरिंग पाइल्स, एंड बेयरिंग पाइल्स, सेटलमेंट ऑफ द पाइल इज नेग्लिजिबल, क्योंकि नीचे हार्ड स्ट्रेटा है। तो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन क्या करता है, कैपेसिटी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। पर अगर पाइल हमारी कंप्रेसिव सॉइल में है, whose capacity is contributed by both pile resistance and skin friction resistance, the problem of negative skin friction is considered to be settlement problem। तो अगर एंड बेयरिंग पाइल नहीं है, फ्रिक्शन पाइल है, उस केस के अंदर प्रॉब्लम क्या होगी, उस केस के अंदर प्रॉब्लम होगी हमारी, इन दैट केस द प्रॉब्लम विल बी टर्म्ड एज सेटलमेंट प्रॉब्लम। क्लियर है पूरी कहानी? चलें आगे। चले कंटिन्यू। आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। सो आगे बढ़ते हैं। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना है स्किन फ्रिक्शन का, है तो स्किन फ्रिक्शन ही, तो जैसे पीछे निकाला था अभी भी वैसे ही निकालते हैं। फर्क क्या आएगा, इसका नाम रख देंगे नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो अगर कोहेसिव सॉइल है, अडेशन फैक्टर, एवरेज कोहेजन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द पाइल, जहां पर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन मिला, इनटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो पेरीमीटर इनटू लेंथ ऑफ द पाइल। उसी तरीके से अगर हम बात करें कोहेजनलेस सॉइल की, इफ आई टॉक अबाउट द कोहेजनलेस सॉइल, negative skin friction will be equal to what, negative skin friction will be equal to mu into n,
जैसे पहले क्या था, म्यू की जगह क्या आ गया, 10 डेल्टा आ गया, तो म्यू की जगह आ गया 10 डेल्टा, और एन की जगह क्या आ जाएगा, एवरेज प्रेशर। एवरेज प्रेशर कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रेशर होगा हाफ के इंटू, सो हाफ के इंटू गामा इंटू एल, ये एवरेज प्रेशर इंटू सरफेस एरिया, सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू पी इंटू एल, तो पेरीमीटर इंटू लेंथ से मल्टीप्लाई किया तो लेंथ का स्क्वायर बन गया। ध्यान रखना लेंथ कौन सी लेनी है, लेंथ वही वाली लेनी है जहां पर नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन डेवलप हुआ है। So take proper care. Length to be considered is same over which the negative skin friction is developed. पूरी पाइल की लेंथ मत ले लेना. So don't consider the entire pile. So you have to consider that pile length over which negative skin friction is developed. तो ये बात भी समझ में आती है. This point can also be understood. अच्छा सवाल ही आ गया क्या? सवाल कर लेते हैं. A square plate section 30 cm by 30 cm and length 10 meter penetrates a deposit of clay having C equals to this and mobilization factor equals to 0.8. What is the load carried by the pile by skin friction only? Load carried by the pile skin friction only. अच्छा नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन थोड़ी है, स्किन फ्रिक्शन है ना, तो लोड कैरिंग कैपेसिटी बाय स्किन फ्रिक्शन, तो ये होगा यूनिट स्किन फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, सरफेस एरिया। किसके अंदर है, कोहेजन के अंदर है, तो अल्फा एवरेज कोहेजन, सो अल्फा इंटू एवरेज कोहेजन इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की वैल्यू डाल दो, स्क्वायर सेक्शन है तो 4b इंटू एल, अल्फा है हमारा 0.8, एवरेज कोहेजन है हमारी 5, 4 इंटू 0.3 इंटू लंबाई कितनी है 10 मीटर की, निकाल लो सिंप्लीफाई करके कितनी वैल्यू आ रही है। तो ये तो हो गया हमारा 12, ये हो गया 4 इंटू 12, 48 लग रहा है मुझे आंसर, सो 48 किलो न्यूटन। सो आंसर कम्स आउट टू बी 48 किलो न्यूटन। तो डायरेक्ट सवाल है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन इन सॉइल इज कंसीडर्ड व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू ये तो अभी पीछे बताया। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन सॉइल में क्या है, व्हेन द पाइल इज कंस्ट्रक्टेड थ्रू, पहला फिल्ड मटेरियल, डेंस कोर्स सैंड ओवर कंसोलिडेटेड डेंस फाइन सैंड। डेंस सैंड है मिलेगी नहीं आपको नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन, कब में मिलेगी आपको, जब फील्ड मटेरियल हो। सो नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन विल बी ऑब्टेन्ड व्हेन देयर इज अ फील्ड मटेरियल। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अब हम बात करते हैं ग्रुप एक्शन की। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट ग्रुप एक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन हो गया, अब ग्रुप एक्शन ऑफ पाइल की बात करते हैं। देखिए अगर लोड ज्यादा है, इफ द लोड इज मोर एंड मोर नंबर ऑफ पाइल्स आर यूज्ड, और ज्यादा पाइल आपने यूज कर रखी है, then the piles will either act individually or they will act in a group depending upon the spacing between the pile. So if load is more, more number of piles will be used. अगर लोड ज्यादा है पाइल हम ज्यादा यूज करेंगे। जब आप ज्यादा पाइल यूज करोगे दो केस निकल के आते हैं। क्या दो केस निकल के आते हैं, या तो ये पाइल काम करेंगी इंडिविजुअली, आइदर दे विल एक्ट इंडिविजुअली, या ये ग्रुप की तरह काम करने लग जाती हैं, और दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ग्रुप। अब ये पाइल इंडिविजुअली काम करेंगी या ग्रुप की तरह काम करेंगी, ये डिपेंड कर जाता है इनकी स्पेसिंग के बीच में। इट विल डिपेंड अपॉन दी स्पेसिंग। देखो अब स्पेसिंग अगर 2.5 से लेके 4D के बीच में हो, अगर स्पेसिंग 2.5 से लेके 4D के बीच में हो, इसके बीच की सॉइल क्या कर जाती है, कॉम्पैक्ट कर जाती है। अगर इसके बीच की सॉइल कॉम्पैक्ट कर जाए तो उस केस के अंदर, इन दैट केस हम बोल देते हैं कि ये पूरा का पूरा पाइल एक ग्रुप की तरह काम कर रहा है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं ग्रुप एक्शन ऑफ द पाइल। क्लियर है? चलें आगे। Shall we continue? नोट कीजिए फटाफट। चले चलो आगे बढ़ते हैं। जब ग्रुप एक्शन डेवलप होता है पाइल के अंदर, ग्रुप एक्शन इज डेवलप्ड इन द पाइल, तो बेस एरिया भी बढ़ जाता है
और सरफेस एरिया भी बढ़ जाती है. When the group action is developed in the pile, it increases the base area also, it increases the surface area also. दोनों की दोनों चीजें बढ़ जाती हैं. All base area and surface area increases. जब ग्रुप एक्शन निकल के आता है पाइल का, यदि ग्रुप एक्शन ऑफ द पाइल कम्स इनटू द पिक्चर, जब ग्रुप एक्शन आती है पाइल की, अब ध्यान रखनी पड़ती है. क्या ध्यान रखनी पड़ती है? जो टोटल सेटलमेंट है वो भी ज्यादा मिलेगा आपको, और जो स्ट्रेस जोन है वो भी कंपैरेटिवली बढ़ जाती है. सो द ग्रुप एक्शन ऑफ द पाइल इज डेवलप्ड, जब ग्रुप एक्शन डेवलप हो जाता है पाइल का, तो उस केस में सेटलमेंट भी ज्यादा मिलती है, और उस केस के अंदर जो स्ट्रेस जोन है वो भी इंडिविजुअल पाइल के कंपैरिजन में ज्यादा निकल के आता है. तो दो दो चेंजेस मिलेंगे आपको इसके अंदर. इस बात को समझाने के लिए डायग्राम है मेरे पास, जरा चेक करना डायग्राम. पहला, ये इंडिविजुअल पाइल की सेटलमेंट कर्व है, तो सारे इंडिविजुअल पाइल की सेटलमेंट कर्व सुपर इंपोज हुई, आपको टोटल सेटलमेंट कर्व मिल जाएगी. तो टोटल सेटलमेंट इंडिविजुअल सेटलमेंट से ज्यादा होगी. ये इंडिविजुअल पाइल की क्या है? स्ट्रेस जोन है. इंडिविजुअल पाइल के स्ट्रेस जोन ओवरलैप कर जाते हैं, आपको टोटल स्ट्रेस जोन मिलेगा जो ज्यादा डेप्थ तक पेनिट्रेट करता है और अंडरस्टैंडेबल है. तो जब ग्रुप एक्शन डेवलप हो जाता है, व्हेन द ग्रुप एक्शन इज डेवलप्ड, सेटलमेंट भी ज्यादा मिलती है और स्ट्रेस जोन भी ज्यादा डेप्थ तक एक्सटेंड कर जाता है. क्लियर है ये चीज? तो पीछे बता दिया. मिनिमम नंबर ऑफ पाइल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रुप एक्शन इज 3. कम से कम 3 पाइलें चाहिए होती हैं ग्रुप एक्शन के डेवलपमेंट के लिए. जो पाइल ग्रुप हो सकता है वो ट्रायंगुलर भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, पॉलीगन भी हो सकता है, पर जनरली हम प्रेफर करते हैं स्क्वायर पाइल ग्रुप. तो जनरली वी प्रेफर दी स्क्वायर पाइल ग्रुप. अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि यूनिफॉर्म ज्योमेट्री है, इसलिए बनाना आसान पड़ता है. सर्कुलर भी यूनिफॉर्म है पर बनाना, असेंबल करना आसान पड़ता है. अब ग्रुप एक्शन कब डेवलप होता है बताया था पीछे, डिपेंड कर जाता है सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग के ऊपर और कैसी पाइल है उसके ऊपर. तो दोनों चीजें मेंशन कर रखी है. अगर एंड बेयरिंग पाइल है, the spacing should be in the range of 2.5 to 3.5d. फ्रिक्शन पाइल है, स्पेसिंग शुड बी इन द रेंज ऑफ 3 to 4d. लूज सैंड के अंदर है, स्पेसिंग शुड बी केप्ट एट 2d. स्पेसिंग 2d होनी चाहिए. क्लियर है चीज? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस. नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ द स्पेसिंग इज गवर्नड एज अबव, देन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप इन द सैंड comes out to be greater than the sum of the load carrying capacity of all the piles. अगर आपने ऊपर वाली रेंज में स्पेसिंग रखी, स्टैंड के अंदर लोड कैरिंग कैपेसिटी पाइल ग्रुप की ज्यादा निकल के आती है इंडिविजुअल पाइल के कंपैरिजन में. क्लियर है चीज? ये बात भी समझ में आता है. नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है, जब आप पाइल ग्रुप बनाना चाहोगे, जब आप पाइल ग्रुप बनाना चाहोगे फील्ड के अंदर, ध्यान रखना ये जो बनाने की प्रोसेस है, पहले आप सेंट्रल पाइल को ले करोगे, उसके बाद आप रेडियली आउटवर्ड जाओगे. पहले आप सेंटर पाइल को ले करोगे, उसके बाद हम रेडियली बाहर जाएंगे. ये बात भी समझ में आती है क्यों? जब सेंट्रल पाइल को हमने ले किया और रेडियली बाहर जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सब्सिक्वेंट फाइल विल बी कंपैरेटिवली लेस. जो बाद वाली पाइल्स हैं, इनके लिए जो रेजिस्टेंस ऑफर हुई वो कंपैरेटिवली क्या हुई? कम ऑफर हुई. पर अगर आपने उल्टा किया, क्या उल्टा किया? आपने बाहर वाली पाइल्स को पहले ले कर दिया, आपने बाहर वाली पाइल्स को पहले ले किया, तो ये वाली पाइल्स हमने पहले ले कर दी, तो जो अंदर वाली सॉइल है वो क्या कर जाती है? कॉम्पैक्ट हो जाती है. तो बाहर वाली पाइल्स आपने पहले ले कर दी, बीच वाली सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई, बीच वाली सॉइल कॉम्पैक्ट हो गई. अब अगर आपने पाइल को एम्बेड किया, इस वाली पाइल के ऊपर रेजिस्टेंस क्या आएगा? ज्यादा आएगा. द रेजिस्टेंस ऑन दिस पाइल विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें कुछ भी? चलो, ये बात भी समझ में आती है. प्रीवियस पेज क्यों नहीं जा रहा? अच्छा, देखो भैया, वो ओपन बोर्ड बंद ही हो गया. क्यों बंद हो गया? क्योंकि भारी था, पीपीटी भारी है. वापस ओपन कर देते हैं ओपन बोर्ड को. नो डॉक्यूमेंट्स, ओपन बोर्ड, ये वाली थी ना हमारी ओपन बोर्ड. ठीक है, ओपन बोर्ड. कौन सा पेज था हमारा? दिस वाज द पेज. ये तो हो गया ना, ये हमारी पेज थी. तो ये जानकारी भी दे दी आपको. दिस इंफॉर्मेशन वाज बीइंग गिवन टू यू. अब हम बात करते हैं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप की. तो जैसे आपने लोड कैरिंग कैपेसिटी इंडिविजुअल पाइल की निकाली, तो एज यू हैव फाउंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल,
On the same case, you can find the load carrying capacity of the pile group. Clear चीज? Shall we continue? चलो, पहला केस लिया, कोहेसिव सॉइल। कैसे निकालोगे? Ultimate load carrying capacity of the pile group is load to be resisted by end bearing action, load to be resisted by skin friction action. So load to be resisted by end bearing और skin friction action. एंड बेयरिंग एक्शन कैसे होगा? यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस इनटू एरिया ऑफ द बेस। यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सी एन सी। इसको और लिख देता हूँ, यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस एरिया ऑफ द बेस प्लस यूनिट स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस इनटू सरफेस एरिया। यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस 9c, एरिया ऑफ द बेस b स्क्वायर, स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस। अब ध्यान रखना, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये हमारा क्या होता है? अल्फा इंटू एवरेज कोएजन इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो लिख दी 4bl। अल्फा क्या होता है? अडेशन फैक्टर। जब इंडिविजुअल पाइल थी तो अडेशन था पाइल और सॉइल के बीच में, जब ग्रुप की तरह काम करेगा अडेशन आएगा सॉइल और सॉइल के बीच में, और सॉइल और सॉइल के बीच में अडेशन आ गया तो अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी। डायरेक्टली 1 पुट क्या हुआ? तो ये एवरेज कोएजन आ गया, बस दिस इज द एवरेज कोएजन। क्लियर है चीज? तो ये बात भी समझ में आती है। अब अगर हम बात करें कोएजनलेस सॉइल की, सेम कहानी, यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस एरिया एट द बेस। यूनिट एंड बेयरिंग रेजिस्टेंस क्या होती है? सी एन सी, सी जीरो, फिर क्यू बी आ गई हमारी गामा एल, एन क्यू इंटू बी स्क्वायर। फिर आगे स्किन फ्रिक्शन रेजिस्टेंस, ये कैसे निकालते हैं? म्यू इंटू एन इंटू सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वही है, म्यू की जगह 10 फाई है। अब फाई क्यों आया? ये तो डेल्टा होना चाहिए। डेल्टा किसके बराबर लेके चलेंगे? फाई के बराबर। क्यों? एंगल ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दी सॉइल एंड सॉइल, तो डेल्टा फाई के बराबर हो गया। और एन की वैल्यू क्या ले ली हमने? एवरेज प्रेशर ऑन दी सॉइल, ये एवरेज प्रेशर है सॉइल के ऊपर। अब बी कितना होता है पाइल ग्रुप का? विड्थ ऑफ द पाइल ग्रुप। देखो, अगर 3x3 पाइल ग्रुप है, विड्थ होगी 2s प्लस डी। 4x4 का पाइल ग्रुप है, विड्थ होगी 3s प्लस डी। 5x5 का है 4s प्लस डी। आपको डायग्राम में कौन सी दिखाई है? 3x3, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो स्पेसिंग हमारी एस सेंटर टू सेंटर है, तो टोटल विड्थ कितनी हो जाएगी? 2s, और आधा डी दोनों तरफ से जुड़ जाएगा, तो 2s प्लस डी। तो अगर जनरल बात करूं, हमारा m/n पाइल ग्रुप है, अगर m/n पाइल ग्रुप है तो विड्थ कितनी निकल के आएगी? m-1 इंटू एस प्लस डी। तो 3 में 2 था, 4 में 3 था, 5 में 4 है, m में कितना हो जाएगा? m-1 हो जाएगा। तो अगर हमारा m/m का पाइल ग्रुप है तो विड्थ हो जाएगी हमारी m-1 s इंटू डी। तो ये आप वैल्यूज पुट करोगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगी पाइल ग्रुप की। तो बहुत ही इक्वलेंट चीज है, जैसी हमारी इंडिविजुअल पाइल थी वैसे ही हमारी क्या है? ग्रुप एक्शन है पाइल का। द सेम इज द ग्रुप एक्शन ऑफ द पाइल। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए फटाफट, चले आगे। कंटिन्यू करें? चलो आगे बढ़ते थे। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज ग्रुप एफिशिएंसी। अब ग्रुप एफिशिएंसी क्या होती है? व्हाट इज दिस ग्रुप एफिशिएंसी? This group efficiency is defined as the ratio of ultimate load carrying capacity of the pile group
टू द सम ऑफ द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑल पाइल्स टेकन इंडिविजुअली। तो जो अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी है पाइल ग्रुप की, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किसके साथ, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल द पाइल्स टेकन इंडिविजुअली, दिस विल गिव यू ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ द पाइल। अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया, अभी हमने पीछे ये डिस्कस किया कि हम पाइल ग्रुप जब बना रहे हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी हो सकता है ग्रुप एक्शन से ज्यादा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी हो सकता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी हो सकता है इंडिविजुअल पाइल की ज्यादा है, पर हमारा एम क्या है, हमारा एम है लोड कैरिंग कैपेसिटी ग्रुप की ज्यादा आनी चाहिए, इसलिए तो ग्रुप एक्शन डेवलप करवा रहे हैं हम, हेंस वी आर कीपिंग दी स्पेसिंग आल्सो, इसलिए स्पेसिंग भी उसी रेंज में रखी जा रही है ताकि क्या डेवलप हो जाए, ताकि ग्रुप एक्शन डेवलप हो जाए। तो ये बात भी समझ में आती है। तो जब भी हम डिजाइन करेंगे हम रखेंगे ग्रुप एफिशिएंसी की वैल्यू ज्यादा, किससे ज्यादा, 1 से ज्यादा, ताकि क्या हो, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप ज्यादा निकल के आए n टाइम्स द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल। तो whenever the designing will be done we will take proper care of this, हम हमेशा इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर ग्रुप की लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल पाइल, जब हम सेफ लोड निकालेंगे, सेफ लोड क्या होगा, इन दोनों में से जो छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू क्या है, n टाइम्स द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल, डिवाइड कर दोगे किससे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, तो Q safe will be n times the load carrying capacity of the pile taken individually divided by the factor of safety। तो अगर आपने स्पेसिंग पीछे वाली रखी जो आपको पीछे बताई थी रेंज में, उस केस में तो पाइल इंडिविजुअली एक्ट करेंगी, अगर आप इंडिविजुअली एक्ट करेंगी, इसका सॉरी, अगर आपने स्पेसिंग पीछे वाली रखी उस केस के अंदर तो पाइल ग्रुप के फॉर्म में एक्ट करेंगी, तो हमारी ग्रुप एफिशिएंसी 1 से ज्यादा आ जाएगी। पर अगर आपने स्पेसिंग पीछे वाली जैसी नहीं रखी जो मैंने रेंज बताई थी आपको, उस केस में पाइल एक्ट करेंगी इंडिविजुअली, तब मेरी ग्रुप एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, 1 से कम आ जाएगी। In that case, the group efficiency will come out to be less than 1। तो प्रॉब्लम में ग्रुप एफिशिएंसी कुछ भी निकल के आ सकती है। इन प्रॉब्लम एनी वैल्यू ऑफ द ग्रुप एफिशिएंसी कैन बी ऑब्टेन्ड। क्लियर है चीज, पर आप जब डिजाइनिंग करोगे तो ग्रुप एफिशिएंसी क्या रखोगे, आप जब डिजाइनिंग करोगे तो ग्रुप एफिशिएंसी हमेशा 1 से ज्यादा रखोगे, यू विल कीप द ग्रुप एफिशिएंसी टू बी मोर देन 1। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हाउ टू फाइंड द ग्रुप एफिशिएंसी। तो एक तरीका तो वही है, ग्रुप एफिशिएंसी निकालो मैथमेटिकल तरीके से, with the help of the mathematical method group efficiency can be computed। Now there are several other expressions which are developed over the period of time with the help of which group efficiency can be found, जिसकी मदद से हम ग्रुप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब कौन कौन से तरीके, पहला तो आपके सामने लिखा हुआ और इस बार एक गेट में भी पूछा गया था, ये प्रॉब्लम हमारे गेट में भी निकल के आई थी, दिस प्रॉब्लम वाज बीइंग आस्क्ड इन द गेट आल्सो। अब क्या है ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन बोलता है कन्वर्स लाब्रा, so this is कन्वर्स लाब्रा। अब क्या है कन्वर्स लाब्रा फॉर्मूला, तो कन्वर्स लाब्रा फॉर्मूला सेज ग्रुप एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस थीटा बाय 90 n माइनस 1 m प्लस m माइनस 1 n डिवाइड बाय mn, जिसमें m क्या है नंबर ऑफ रोज, n क्या है नंबर ऑफ फाइल्स। आप m और n को इंटरचेंज कर सकते हो, आप m और n को क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब थीटा क्या है, थीटा है tan इनवर्स d बाय s, थीटा मींस व्हाट, tan इनवर्स d बाय s। d क्या है, डाया ऑफ द पाइल है, d is the dia of the pile, और s क्या है हमारी, स्पेसिंग बिटवीन द पाइल, तो s will be technically termed as spacing between the pile। तो इस फॉर्मूले से भी हम क्या निकाल सकते हैं, ग्रुप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अभी जब सवाल कराऊंगा आगे समझ में आ जाएगा कहां पर ये चीजें यूज होती है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट फेल्ड्स रूल। फेल्ड रूल से भी हम ग्रुप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्या बोलता है फेल्ड रूल, फेल्ड रूल ये बोलता है कि ग्रुप में अगर कोई भी पाइल दूसरी पाइल के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो उस ग्रुप की एफिशिएंसी निकालने के लिए आप पाइल की इफेक्टिवनेस 1/16 टाइम्स कम कर सकते हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर ग्रुप में कोई भी पाइल दूसरी पाइल के कांटेक्ट में आ जाए डायरेक्टली,
इनडायरेक्टली की बात नहीं चल रही, डायरेक्टली की बात चल रही है। डायरेक्ट का मतलब क्या भी बताऊंगा आगे। अगर कोई सी भी पाइल दूसरी पाइल के कांटेक्ट में आ जाए डायरेक्टली, तो उसकी इफेक्टिवनेस 1/16 टाइम्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस बात को समझने के लिए दो एग्जांपल है आपके सामने। देखो, तीन पाइलें हैं, कम से कम तीन पाइलें चाहिए होती हैं ग्रुप एक्शन डेवलप करने के लिए। तो यहाँ पर एक पाइल कितनी पाइलों के कांटेक्ट में डायरेक्ट है, दो, और हर पाइल की वजह से इसकी इफेक्टिवनेस कितनी कम होगी, 1/16। तो इसका मतलब मेरी पाइल नंबर ए, पाइल नंबर बी और ये पाइल नंबर सी है। तो पाइल नंबर ए की इफेक्टिवनेस कितनी हो गई, 14/16। मुझे निकालनी है ग्रुप एफिशिएंसी। ऐसी कितनी पाइल्स हैं, तीन पाइल्स हैं, तो ग्रुप एफिशिएंसी कितनी आ गई, 87.5%। तो तीन में से तीनों के तीनों पाइल की जो इफेक्टिवनेस है कितनी है, 14/16 है। अब इस बात को और क्लियर करने के लिए दूसरा एग्जांपल लिया। चलो ग्रुप एफिशिएंसी निकालनी है, निकालते हैं ग्रुप एफिशिएंसी। पाइल है मेरी ए बी सी डी ई। अब जरा देखना, चार पाइलें ऐसी हैं जिनके डायरेक्ट कांटेक्ट में कितनी पाइल्स हैं। लेट्स सपोज पाइल ए उठाई मैंने, इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में तीन पाइलें हैं। ए के कांटेक्ट में सी डायरेक्टली नहीं है। तो ए पाइल के कांटेक्ट में तीन पाइल डायरेक्ट है, तो इसकी इफेक्टिवनेस कितनी हो जाएगी, इसकी इफेक्टिवनेस हो जाएगी 13/16। और ए जैसी कितनी पाइल है, तीन है। और ई डायरेक्टली कितने पाइलों के कांटेक्ट में, चार पाइलों के कांटेक्ट में, तो उसकी इफेक्टिवनेस कितनी हो गई, 12/16। क्योंकि 4/16 कम हो गई, तो कितनी बची, 12/16 बची। डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ फाइल से, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कैलकुलेट करोगे 80% आ जाएगा। इफ यू कैलकुलेट दिस यू विल गेट द 80% वैल्यू। तो ये फेल्ट रूल है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ऑब्जेक्टिव बन के आ जाते हैं इसके ऊपर। Since it is a simple mathematical calculation, you will get the objectives on this. क्लियर है पूरी कहानी। चलें आगे। चलो नेक्स्ट। अब बोल रहा है एफिशिएंसी बता दो पाइल ग्रुप की कैसे डिफाइंड है। सो एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप इज डिफाइंड एज व्हाट। सो एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप, अभी पीछे डिफाइन किया था, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप डिवाइड बाय द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑल द पाइल्स टेकन टुगेदर। सारी पाइल्स की लोड कैरिंग कैपेसिटी निकालो, जोड़ दो। इसको हम क्या बोल देते हैं, एफिशिएंसी बोल देते हैं। दिस इज टर्म्ड एज एफिशिएंसी। तो हम बोलते हैं ग्रुप एफिशिएंसी इज इक्वल टू लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप एंड लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल। तो अगर देखो, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप डिवाइड बाय एन कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा एवरेज लोड कैरिड बाय द पाइल इन द ग्रुप डिवाइड बाय लोड कैरिड बाय द सिंगल पाइल। तो बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया। क्लियर है। चले, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ग्रुप एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप। बोल रहा है वैल्यू बता दो क्या है, विल ऑलवेज बी लेस देन 100, will always be greater than 100, मे बी लेस देन 100 और मोर देन 100, विल बी मोर देन 100। बेटा कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी, तो 100 से कम भी हो सकती है, 100 से ज़्यादा भी हो सकती है। इट कैन बी लेस देन 100, मोर देन 100, इक्वल टू 100। कुछ भी वैल्यू निकल के आ सकती है ग्रुप एफिशिएंसी की, तो कोई लिमिट ही नहीं है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल फॉर एन इंडिविजुअल फ्रिक्शन पाइल है इज 200 किलो न्यूटन। व्हाट द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ग्रुप ऑफ 9 सच पाइल्स विद द ग्रुप एफिशिएंसी फैक्टर। अच्छा, ग्रुप एफिशिएंसी फैक्टर दे दिया, यानी एफिशिएंसी दे दी।
तो ग्रुप एफिशिएंसी इज इक्वल टू व्हाट? अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप एन टाइम्स ऑफ अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल पाइल। 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया। सो लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द पाइल ग्रुप, कितनी पाइल्स है? हाउ मेनी पाइल्स आर देयर? 9 पाइल्स आर देयर। So 9 into 200. So ultimate load carrying capacity of the pile group is equal to 200 into 9 into 0.8. तो 1800 into 0.8 निकाल लो कितनी वैल्यू आती है। कैलकुलेट कितनी वैल्यू आ रही है? 1800 into 0.8, so 1440. So 1800 into 0.8 is equal to 1440. चलिए next of the point of reference. For 4 freestanding pile group having arctan value of 18.3, the efficiency as per Converse-Labre formula. तो arctan यानी tan इनवर्स की वैल्यू को बोलते हैं arctan। तो tan इनवर्स वैल्यू को arctan बोला जाता है, that is technically termed as arctan। तो लिखा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो इनवर्स ऑफ द टेंजेंट फंक्शन इज टर्म्ड एज arctan, ये लिखा हुआ है, डायरेक्टली वैल्यू दे दी। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स d by s, तो आपको वैल्यू ही दे रखी है 18.3, तो थीटा की वैल्यू दे दी। 4 freestanding pile group having the efficiency as per Converse-Labre, तो Converse-Labre लगाना है और आपको एफिशिएंसी निकालनी है। एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आ रहा है। तो एफिशिएंसी ऑफ द पाइल ग्रुप यूजिंग Converse-Labre एक्सप्रेशन, Converse-Labre का एक्सप्रेशन बताया आपको, 1 माइनस थीटा बाय 90 n माइनस 1 इंटू m माइनस 1 इंटू n, m और n तो सेम ही है यहाँ पे, m माइनस 1 इंटू n अपॉन mn। तो यहाँ पे m क्या होती है? नंबर ऑफ रोज 2, n नंबर ऑफ रोज 2, तो 2 by 2 यानी 4 फ्री स्टैंडिंग पाइल आ गई। सो 1 माइनस 18 बाय 3 बाय 90, इसको तो मैं लिख सकता हूँ दो गुना ऑफ 2 माइनस 1, क्योंकि सेम ही है m और n, तो कोई चेंज नहीं होगा, डिवाइड बाय व्हाट? 2 इंटू 2, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो गया, ऊपर 1 बच गया, 1 बाय 2 हो गई वैल्यू, सो 1 बाय 2 वैल्यू इज लेफ्ट। आगे 100 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कैलकुलेट करके बताओ क्या रिजल्ट आ रहा है। अब तो बस कैलकुलेशन ही बची हुई है। सिंप्लीफाई कीजिए, कैलकुलेट करके बताइए क्या रिजल्ट आ रहा है। सॉल्व करो फटाफट, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। एक 2 और लग रहा है मेरा, अच्छा एक 2 मिसिंग है, तो 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया, दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड आउट, ऊपर 1 बच गया। अब तो सॉल्व कर लो, क्या भी आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 80%, तो आंसर इज 80%, C is the answer. Next, in case of the pile group in cohesive soil, block failure occurs for smaller spacing between the pile. Block failure सही बात है, spacing कम होगी तो। According to Feld rules for determining the pile group efficiency, the load carrying capacity of each pile is increased. गलत बात है, decrease होता है।
इन मीडियम डेंस सैंड सेटलमेंट ऑफ द पाइल ग्रुप इज मोर देन द सेटलमेंट ऑफ सिंगल पाइल। मीडियम डेंस के अंदर पाइल ग्रुप की सेटलमेंट, बिल्कुल सही बात है। सो आंसर इज बी। बी आंसर है। चले, चलो चलो, ये नया टॉपिक है, ये तो फिर अगली क्लास में करेंगे। दिस विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। अभी के लिए सफिशिएंट है ये, फॉर नाउ इट इज सफिशिएंट। क्योंकि ग्रुप सेटलमेंट रेशियो, ये एक बता सकता हूँ ग्रुप सेटलमेंट रेशियो सैंड के लिए। ये टॉपिक करा देता हूँ क्योंकि ये छोटा सा है, क्ले के लिए बड़ा टॉपिक है। चलो, अब हम बात करते हैं ग्रुप सेटलमेंट रेशियो की। जैसे हमने पीछे सेटलमेंट निकाली किसकी, इंडिविजुअल फाइल की। कैसे, फाइल लोड टेस्ट परफॉर्म किया था, कर्व प्लॉट किया था, और आपने वहां से क्या निकाल लिया, सेटलमेंट निकाल ली इंडिविजुअल फाइल की इंटरपोलेशन करके। अगर आपको इंडिविजुअल फाइल की सेटलमेंट पता है तो आप ग्रुप में फाइल की सेटलमेंट निकाल सकते हो अगर वो फाइल सैंड के अंदर हो। So if the pile group is in sand, then the group settlement ratio can be used to find the settlement of the pile group. So as per this ratio, which says settlement of the pile group to the settlement of the individual pile is equal to 4b plus 2.7 plus b plus 3.6 का होल स्क्वायर, जिसमें b क्या है, विड्थ ऑफ द पाइल ग्रुप, जो किसके बराबर होती है, m minus 1 s plus d के बराबर होती है। एस डी का मतलब है सेटलमेंट ऑफ द पाइल ग्रुप, एस आई का मतलब है इंडिविजुअल पाइल। तो ये आप डायरेक्टली इस एक्सप्रेशन से कैलकुलेट कर सकते हो, डायरेक्टली कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एक्सप्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सेटलमेंट होती है पाइल ग्रुप की, ये वेरी करती है 1 से लेकर 16 के बीच में, इट फॉल्स इन द रेंज ऑफ 1 to 16। अब क्योंकि ये डायरेक्टली एक्सप्रेशन बेस्ड था तो मैंने आज वाले टॉपिक में करा दिया, पर क्ले के अंदर आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा, जो अगली क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें टाइम लग जाएगा, दैट विल कंज्यूम टाइम। तो आज के लिए इतना सफिशिएंट था, फॉर टुडेज क्लास इट इज मोर देन सफिशिएंट। चलिए, थैंक यू एवरीवन।